था कि ये जैसे ग्रीन प्लांट है, तो यही ग्रीन प्लांट क्या करेगा, एनवायरनमेंट से ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं, और सॉइल से बताया था वाटर प्लस मिनरल्स, और यही लेके क्या बना देता है C6H12O6। और ये जो ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज खुद एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है, तो ग्लूकोज खुद एनर्जी है। तो ये एनर्जी कैसे बना, तो लाइट से, लाइट के प्रेजेंस में हुआ है सारा काम। तो जो लाइट आता है, तो लाइट भी क्या हो जाता है, एनर्जी होता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। ग्लूकोज जो है ये क्या है, केमिकल है, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। तो जो हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस में, तो इसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, और यही क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस। अब क्या है कि जो लाइट एनर्जी है, इसी बात को मैं लिख भी देता हूं, लाइट एनर्जी, इसी को कन्वर्ट कर देना है इसमें केमिकल एनर्जी में। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर रहा है, आप बोल सकते हो प्लांट या ग्रीन प्लांट, ये भी लिख सकते हैं हम, ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट के पास कैपेसिटी है, या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के पास कैपेसिटी है, जो क्या कर सकता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का क्षमता रखता है। एक तरह से अगर बात किया जाए तो एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का न तो क्रिएशन है और न ही डिस्ट्रक्शन, तो न तो एनर्जी बनेगा और न ही डिस्ट्रॉय होगा। तो जो लाइट एनर्जी आता है, उसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट करके रख दिया जाता है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा प्रोसेस। एक चीज और बताया था कि फोटोसिंथेसिस में अगर रिएक्शन देखें, जनरल रिएक्शन जो लिखा जाता है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर मिला है, और यही इसी से क्या बन गया, C6H12O6, और इसी को ऐसे भी दिखा देते हैं कि हो जाता है ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो ग्लूकोज होता है ये ऑर्गेनिक है। तो फोटोसिंथेसिस में मैं ये भी बोल सकता हूं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है, तो यहाँ भी वही आएगा कि आप बोल सकते हो कि ग्रीन प्लांट कर रहा है या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कर रहा है, क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का भी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में होता है। नहीं, और भी चीज बोल सकते हैं इसमें। तो फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन है, एक तो इस तरह से रिएक्शन लिखे, इसको और सिंपल रिएक्शन अगर लिखना है आपको, तो आप इसी रिएक्शन को कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ये वाटर है, सिंपल फॉर्म में लिखना है, ग्लूकोज में से 6 को कॉमन ले लीजिए, CH2O होल एंड क्या प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो बात वही है। तो ये जो है ये किसका है, ये मोनोसैकेराइड की बात कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड के बनने का एक तरह से प्रोसेस की बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। नहीं, तो ये सब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। लेकिन अगर इस फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसमें 2 स्टेप होता है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। आइए लाइट और डार्क पे बात करते हैं हम लोग। हटा दो, हटाऊं, देखिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, यहाँ पे 2 बात हम लोगों ने किया। एक लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, और एक पार्ट इसका डार्क रिएक्शन होता है। तो जो लाइट रिएक्शन होगा ना, लाइट, सारा काम लाइट में होगा। और जब फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन मैं बताऊंगा अभी, तो उसमें ATP का प्रोडक्शन होगा, NADPH का प्रोडक्शन होता है लाइट रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होना है, और लाइट रिएक्शन होता कहाँ पे है? तो थैलेक्वाइड में। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। थैलेक्वाइड में लाइट रिएक्शन होना। लाइट रिएक्शन में और क्या होता है? वाटर टूटता है और ऑक्सीजन निकलता है। वाटर टूट के ऑक्सीजन निकलता है, इतना प्रोसेस लाइट रिएक्शन में। और इसका जो डार्क रिएक्शन है, डार्क हाफ पार्ट जो इसका है फोटोसिंथेसिस का, डार्क रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डार्क रिएक्शन कब होता है? तो 24 आवर में कभी भी चल सकता है। मतलब डार्क रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि डार्क हो, या डायरेक्ट लाइट रिक्वायरमेंट नहीं होता। डार्क रिएक्शन में क्या करना होता है? एटीपी और एनएडीपीएच का यूज, और जैसे इसका यूज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके C6H12O6 बना देगा, बोले तो ग्लूकोज बना के रख देगा। और यही जो ग्लूकोज बना तो एटीपी यूज हो गया है तो एडीपी प्लस पीआई हो जाता है, और उधर जो है तो NADP प्लस हो जाता है। और यही चीज फिर रिसाइकल होने चला जाता है कहाँ पे? लाइट रिएक्शन। अगर कोई आपसे पूछे डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है तो आंसर करेंगे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा है। प्लस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में जो है और भी बात है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं तब और आपको क्लियर होगा। फोटोसिंथेसिस का अगर एक रिएक्शन लिखा जाए तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेना होगा प्लस वाटर की बात करते हैं हम लोग, और देन फिर बनता है क्या? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में निकलता है, प्लस कुछ H2O फिर से बन भी जाता है। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करो नहीं तो यहाँ देखो कार्बन 6 है तो यहाँ 6 कार्बन हमको चाहिए, और जब पूरी तरह से इसको बैलेंस कीजिएगा तो वाटर चाहिए 12। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, 6 ऑक्सीजन रिलीज होगा और 6 वाटर फिर से बन जाता है, 6 वाटर का रीजनरेशन हो जाता है। बताऊंगा कहाँ होता है, कैसे होता है। ये पूरा बैलेंस रिएक्शन। इस बैलेंस रिएक्शन में अगर देखा जाए, आप लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका निकालू तो -4, इससे क्या होगा? +4। तो कार्बन +4 स्टेट में। ग्लूकोज में देखिए -12 +12 तो 0, मतलब क्या हो गया? +4 से किस में चला गया? 0 में। +4 से 0 में गया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस या गेन? +4 से 0 गया है तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये प्रोटॉन यहाँ ज्यादा हो गया ना, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो हम लोग बात करेंगे किसका बात करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग बोलेंगे गेन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन जो होता है ये क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो गया? माइनस, यहाँ देखो ना कार्बन +4 है, इससे कार्बन 0 में गया तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तब ना, निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा तो गेन ना करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो प्रोसेस क्या कहलाया? रिडक्शन। तो रिडक्शन होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो गेन हो गया, तो गेन की जो बात की तो डार्क रिएक्शन में ऐसा हो रहा है। इसका मतलब डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। डार्क में होता है रिडक्शन प्रोसेस। लेकिन लाइट रिएक्शन में जो बात करेंगे, यहाँ पे देखो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ देखोगे -2 और यहाँ देखो फ्री स्टेट में 0, तो यहाँ -2 से कहाँ आ गया? 0 में आ गया। और -2 से 0 में जैसे जाएगा तो क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर कहाँ टूटा है? थैलेक्वाइड के यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और जो डार्क रिएक्शन की बात करते हैं उसमें क्या हो गया? रिडक्शन। लाइट रिएक्शन में इसी को बोलता है, हिल नाम का साइंटिस्ट दिया था तो हिल रिएक्शन। और इसी के अंदर हम लोग दो बात करेंगे,
फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। और जो डार्क रिएक्शन है इसी में पढ़ा जाएगा C3 साइकिल, C4 और कैम के बारे में बात करेंगे। ये पूरा फोटोसिंथेसिस का समराइज फिगर है, फोटोसिंथेसिस का इस समरी में फिगर है, नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर से आप ढेर सारा आंसर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग ढेरों आंसर आप इस फिगर से मेनली कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से हुआ। तो फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे हुआ, क्लियर हो गया। अब देखो फोटोसिंथेसिस में ये जो रिएक्शन हुआ, तो इसी को चीज को हम अब दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेड या दूसरे कलर ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस कलर से ले लेते हैं CO2 प्लस क्या करना है वाटर। कितना वाटर, 6 को कार्बन डाइऑक्साइड लिए और वाटर 12 लिए, तो वाटर को हम येलो से दिखा देते हैं। क्या बनाए हैं, 3 प्रोडक्ट आया है। एक बनाए क्या ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो बनेगा पहले नॉर्मल लिखते हैं, बाद में हम चेंज कर देंगे। एक बनाया C6H12O6, एक तो बनाया क्या 6 गो वाटर मॉलिक्यूल, और एक क्या बनाया ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। चलो देखो बोर्ड पे नजर रखना। कार्बन, इसका 6 कार्बन यहां आएगा, तो मैं इसका कलर 6 कार्बन है। यहां पे हाइड्रोजन चाहिए, कहां से आएगा हाइड्रोजन, तो वाटर वाला हाइड्रोजन आएगा। क्या को हाइड्रोजन चाहिए 12, यहाँ कितना है 24, तो यहाँ से 12 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब वाटर का हाइड्रोजन ग्लूकोज बनाने में चला गया, नहीं कितना 12। क्लियर। ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आएगा भाई, तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन जाता है वो इसका जाता है का यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का। कै गो ऑक्सीजन है, देखो 6 गुना 2 12, तो यहाँ कितना आएगा 6, मतलब 6 गो ऑक्सीजन अभी बचा हुआ है। वो 6 ऑक्सीजन और कहाँ चला जाएगा, इसका 6 ऑक्सीजन इधर, 6 गो ऑक्सीजन यहाँ है, ऑक्सीजन इधर आ गया। नहीं अब देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है 12 गुना 2 तो 24, 24 में 12 यहाँ आया, और 6 गुना 2 12, तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा। जो 6 गो 12 को बचा था आ गया। अब बच गया ऑक्सीजन, तो कहाँ का ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा है, वाटर वाला ही ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होता है, यहाँ वाटर वाला ही ऑक्सीजन रिलीज होगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है 12, यहाँ कितना रिलीज करवाए 6, अभी 2 ही को है, तो क्या करना होगा 6 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा कंपाउंड कहाँ यूज हो रहा है वो आपके सामने में है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो वाटर का ऑक्सीजन है, जो कार्बन यूज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है, जो ग्लूकोज बनने में हाइड्रोजन आ रहा है वो वाटर का हाइड्रोजन आ रहा है, और जो ग्लूकोज आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन तो इससे मिल गया, कार्बन और ऑक्सीजन तो किससे मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज के लिए, और हाइड्रोजन कहां से आ गया इधर से आ गया, तब जाके यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। आपको बता दूं टोटल जितना फोटोसिंथेसिस हमारे अर्थ पे होता है, नहीं टोटल फोटोसिंथेसिस का 90% फोटोसिंथेसिस एक्वेटिक में होता है, पानी में होता है। जितना फोटोसिंथेसिस हम लोग अर्थ पे करवाते हैं उसका 90% फोटोसिंथेसिस कहाँ पे है, पानी में या एक्वेटिक में होता है। कुछ पानी में जो बात कर रहे हैं, तो वाटर में मेनली जो फोटोसिंथेसिस करता है वो है अलगी, लगभग 85% अकेला अलगी करता है, 85% जो करेगा वो अकेला अलगी करेगा फोटोसिंथेसिस। तो अलगी चीप प्रोड्यूसर होता है, अलगी की जो बात करते हैं मेन प्रोड्यूसर है, अलगी चीप प्रोड्यूसर होता है हमारे अर्थ का। मतलब हमारे अर्थ में जो ऑक्सीजन आ रहा है, जो हम लोग अभी ऑक्सीजन लिए, 85% कंट्रीब्यूशन अकेला अलगी का है। नहीं क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तभी तो ऑक्सीजन निकल रहा है। फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेसिस जो स्टार्ट हुआ था उस साइनोबैक्टीरिया से, फर्स्ट
फोटोसिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया। ट्रू फोटोसिंथेसिस हुआ। तो कहने का मतलब है सर ट्रू फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, कुछ और भी बात था इसका मतलब। तो शुरू में जो साइनोबैक्टीरिया से पहले जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता था वो वाटर को यूज नहीं कर रहा था। तो फिर क्या यूज कर रहा था, वो वाटर के जगह सल्फर यूज कर रहा था, H2S। तो जो H2S यूज कर रहा था वो ट्रू फोटोसिंथेसिस नहीं कहलाया। लेकिन जब वाटर यूज करना स्टार्ट किया तब हम लोगों ने बोला इसको कि ये क्या है, ट्रू फोटोसिंथेसिस। तो ट्रू फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले यूज किया। बच्चों कुछ प्लांट ऐसा भी है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, जैसे कस्कुटा है, फंजाई है। तो कस्कुटा, फंजाई ये सब नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है। यूग्लिना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूग्लिना कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट होता है। नहीं है, एनिमल होते हुए भी वो फोटोसिंथेसिस करता है। ऐसे कहिए कि वो कनेक्शन का है, बीच का है, तो यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच होता है इसलिए कि फोटोसिंथेसिस करता है। फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेसिस में जो वाटर यूज हुआ तो ये बताने वाले साइंटिस्ट थे वॉन नील। वॉन नील मतलब क्या, इससे पहले जो अगर फोटोसिंथेसिस का हम लोग रिएक्शन लिखते ट्रू फोटोसिंथेसिस होने से पहले, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यूज होता है, CO2 छठो प्लस क्या वाटर, नहीं तो वाटर नहीं होके क्या होगा H2S, और यही दोनों मिलके, यहां जगह नहीं है तो नीचे कर लेते हैं, क्या बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6, उसमें भी बनता था लेकिन सल्फर निकल के बाहर आता था, 12 सल्फर निकलता था, और 12H2O भी बन जाता था, 12 है ना 6H2O भी बनता था। तो ये ट्रू फोटोसिंथेसिस नहीं था, इसको सल्फर यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले वॉन नील नाम के साइंटिस्ट निकलवा के बतलाए कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहां से निकलता है। नहीं, वॉन नील नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहां देखो इसमें भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन ये आ रहा था कि ये ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है, वाटर वाला है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। तो वॉन नील ने कंफर्मेशन बताया था कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर वाला ऑक्सीजन है। कैसे बताए थे, तो उन्होंने क्या किया, H2O के जगह H2S कर दिया, तो बाहर क्या निकला सल्फर। तो इससे ये कंफर्मेशन आ गया था कि ट्रू फोटोसिंथेसिस की जो बात। बच्चों कुछ प्लांट ऐसा भी है जिसका रूट फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे टीनोस्पोरा और ट्रापा। मान लो ये प्लांट मेन ग्रुप्स प्लांट है, दलदल में ग्रो करने वाला प्लांट है। तो दलदल इलाका में क्या होता है, हमेशा पानी जमा रहेगा, सॉइल में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। उस कंडीशन में बेचारा जिंदा रहने के लिए अपने को बॉडी को बाहर निकाल लेता है, अपने रूट को ही बाहर कर लेता है, ताकि रूट को भी सांस लेना है, रूट को भी रेस्पिरेशन करना है। तो रूट को रेस्पिरेशन करवाने के लिए ये क्या किया, अपने रूट को ही बाहर कर लिया। और जैसे रूट पे लाइट पड़ेगा ये फोटोसिंथेसिस नेचर का हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कुछ मेनग्रुव्स प्लांट है, दलदल में ग्रो करने वाला प्लांट, जो क्या करने लगता है, उसका रूट फोटोसिंथेटिक नेचर का हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा एंड ट्रापा। टीनोस्पोरा और ट्रापा जो प्लांट है इसका रूट फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा आपको याद रखना है, रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, देन ब्लू लाइट में, रेड एंड ब्लू। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें याद रखना है, बात पलट देना है, ब्लू एंड रेड। पिछले क्लास में डिस्कस किए, क्लियर है। और एक स्टेप बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। तो उसमें देखो एक स्टेप क्या है लाइट रिएक्शन और दूसरा स्टेप क्या है डार्क रिएक्शन। तो दो स्टेप में फोटोसिंथेसिस होता है। अब अगर आपसे पूछे लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन में वाटर टूटता है, तो इसको अगर टर्म में बोले तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। लाइट रिएक्शन में और क्या होता है,
तो आपको पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड की बात करेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड आज बात करेंगे क्या होता है। लाइट रिएक्शन में और क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में और क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिएक्शन में कहाँ होता है, तो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे हो रहा है। लाइट रिएक्शन में और क्या होता है, एटीपी का रीजनरेशन हो रहा है, एनएडीपीएच का रीजनरेशन हो रहा है। ये सब तो लाइट रिएक्शन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बना है उसका यूज करेगा कहाँ, डार्क रिएक्शन में। एटीपी जो बना था उसका यूज करता है डार्क रिएक्शन में। एनएडीपीएच जो बना था उसका यूज करेगा डार्क रिएक्शन में नहीं, यूज करके क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। कहाँ पे होगा डार्क रिएक्शन, तो स्ट्रोमा में होगा। तो ये सब बात आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्टेप है, पहला लाइट रिएक्शन और देन डार्क रिएक्शन, उस पर बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, जल्दी कीजिए, तेजी में। क्लियर है यहाँ तक, एक बार फिर बता दें। चलिए, मैंने बताया फोटो से ये रिएक्शन में द तो रिएक्शन में मैंने बताया फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, वाटर लेना है, और क्या बनेगा, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो जाता है और कुछ वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से बन जाते हैं। रिएक्शन बैलेंस जब करेंगे तो पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज हुआ, 6, वाटर कितना यूज होता है, 12। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 12 वाटर यूज होता है, लेकिन 6 वाटर फिर से बन जाता है, रिजनरेट कर जाता है। तो ओवरऑल देखिएगा तो लॉस कितने का हुआ, 6 का ही हुआ, क्योंकि 12 है, 6 बन भी गया नहीं। ओवरऑल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, तो 6, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन कितना है, 6। तो ये सब बात की, प्लस बात की कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो -4, और इस पे कोई चार्ज कार्बन डाइऑक्साइड पे नहीं था, तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा कि नहीं। और यहाँ पे जो अगर निकालोगे इसी तरह से, तो यहाँ -2, तो -2 × 6 -12, और हाइड्रोजन का होता है +1, तो +1 × 12 तो +12, तो ये कैंसिल हो गया, तो इस पे 0, तो +4 से किसमें आया, 0 में, मतलब गेन किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। इसको इलेक्ट्रॉन कौन दिया था, तो ये वाला रिएक्शन इलेक्ट्रॉन दिया था, तभी तो ये गेन किया है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन हुआ है। दूसरा देखें, यहाँ रिडक्शन हो गया, प्लस क्या, वाटर को देखें, यहाँ ऑक्सीजन -2 स्टेट में, और फ्री स्टेट में ये आ जाता है 0 में, तो -2 से 0 में गया, मतलब लॉस किया है। यही अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इस स्टेज को दिया था, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो वाटर जो टूटा, तो कहाँ टूटा, लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जो डार्क रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है, एक स्टेप बढ़ते आगे। चलिए,
हम लोग बारी बारी से बात करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में क्यों आया? लिख में रहा था, लाइट में काम कर लेता सब, डार्क का जरूरत कहाँ पड़ा? तो इसको समझना है तो आपको इवोल्यूशन समझना होगा और थोड़ा सा सेल बायोलॉजी कनेक्ट करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैटर क्या चल रहा है, नहीं अंदर में बात क्या हो रहा है। तो सेल बायोलॉजी को कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, थोड़ा सा हटा दो, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको सेल बायोलॉजी याद हो तो उसमें मैंने बताया था 2 तरह का सेल आपके पास है। एक सेल में एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था और एक बताया था यूकैरियोटिक सेल है। तो एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। दो तरह का सेल है। एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ये सेल वाल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और प्रोकैरियोटिक जो सेल है तो इसमें सर्कुलर डीएनए होता है और 70s राइबोसोम होता है। कैसा वाला 70s होता तो और भी चीजें रहने दीजिए। और एक यूकैरियोटिक सेल का अगर रफ डायग्राम मैं बना दूं तो ये मान लो यूकैरियोटिक सेल है, सपोज करो प्लांट सेल है तो इसमें सेल वाल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा। यूकैरियोट है तो अपना इसका न्यूक्लियस मौजूद होगा, वो सब बात आप लोग को आता है। बाकी और भी चीज होगा इसमें। शुरू में जो भी लाइफ आया इस अर्थ पे सब का सब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता था, सब हेटरोट्रॉप था। शुरुआती लाइफ जो आया था सब का सब हेटरोट्रॉप था। तो हेटरोट्रॉप था तो ये लाइफ भी और ये लाइफ दोनों, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, ये क्या कर रहा था, अगल बगल में जो केमिकल था उसको यूज कर रहा था। धीरे धीरे केमिकल खत्म होते चला गया तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ा, और जब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ये ढूंढने लगा नहीं तो ढूंढते ढूंढते इसको दिख गया रॉक, इसको दिख गया कुछ और केमिकल, तो सोचा केमिकल को तोड़ के मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाए, तो हेटरोट्रॉप से ऑटोट्रॉप में कन्वर्ट हुआ। पहले था कीमो हेटरोट्रॉप, बाद में आया कीमो ऑटोट्रॉप, फिर रॉक को तोड़ने लगा तो बना था लिथो ऑटोट्रॉप। लेकिन रॉक को तोड़ना इतना आसान नहीं था, इजी नहीं था। तब इसने सोचा लाइट दिख गया, और लाइट जो दिखा तो सोचा कहें केमिकल के लिए दर बदर भटके, क्यों रॉक को तोड़े, क्यों ना लाइट को ही कैप्चर कर ले। अब लाइट को कैप्चर कर ले, क्या कि लाइट भी एनर्जी है। तो इसके साथ एक प्रॉब्लम आया था कि लाइट को कैप्चर करे तो कैसे करे, लाइट को कैप्चर किया कैसे जाए, ताकि हम अगर ऐसे करें लाइट तो आपको क्या लग रहा है कैप्चर हो गया, बोले तो देखे ज्यादा लाइट आया क्या, नहीं आया। अगर ऐसा होता कि लाइट पकड़ में आ जाता तो रोज हम लोग क्या करते, बड़ा बड़ा बोरा लेके, बग्गो जो बोलता है, दिन में सनलाइट के पास खड़े हो जाते, समझ ही गए, अब बांध के छोड़ देते, रात होता तो पूरा उजाला आ जाता। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। इसके साथ प्रॉब्लम था, नहीं प्रॉब्लम ये था कि लाइट कैप्चर कैसे करें। और आपको पता है कि लाइट को कैप्चर अगर करवाना है तो उसके लिए पिगमेंट चाहिए, कलर। जैसे मान लो ये व्हाइट है तो सब लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर ब्लैक होता तो सबको एब्जॉर्ब करता। यही रीजन है कि गर्मी के दिन में लोग ब्लैक पहनना प्रेफर कम करता है, गर्मी ज्यादा लगेगा क्योंकि वो सारा एनर्जी को खींच लेगा। व्हाइट लोग हल्का कपड़ा पहनना ज्यादा प्रेफर करते। येलो है तो येलो रिफ्लेक्ट बाकी एब्जॉर्ब, ब्लू है ब्लू रिफ्लेक्ट बाकी एब्जॉर्ब, ग्रीन है ग्रीन रिफ्लेक्ट बाकी एब्जॉर्ब। तो इसको चाहिए था सन में जो सातों कलर है उस सनलाइट को पकड़ना था, तो उसको पकड़ने के लिए इसको कुछ पिगमेंट चाहिए था, तो इसने पिगमेंट मॉलिक्यूल बनाया। तो शुरू में पिगमेंट तो इसमें बना के रखा था, लेकिन प्रॉब्लम होता था लाइट उधर से आया और ये घूमता था तो पिगमेंट हमेशा नीचे रहता था। तो बाद में सोचा ना ऐसे दिक्कत हो रहा है तो क्या करो, पिगमेंट को इसी पे बना दो, इसी पे चिपका दो। पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच था क्योंकि सातों कलर लाइट पकड़ना था, और इसी का नाम तो बताया था क्रोमेटोफोर, याद आया, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। और तब जाके फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था, तब जाके लाइट को कैप्चर करने लगा।
और लाइट को कैप्चर करके क्या बनाने लगा, एटीपी, और दूसरा बन गया NADPH, ये दोनों बनाने लगा, NADPH दोनों बनाने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आया, दिन में लाइट था तो एटीपी उटीपी बना लिया, रात हुआ तो गया लाइट। अब तो इसको दिक्कत होने लगा, रात में चाहिए, तो उसके लिए इसने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए इसने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा क्या बनाना स्टार्ट किया, ज्यादा से ज्यादा एटीपी और NADPH बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों ना ज्यादा बनाया जाए, और बनाने भी लगा ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा बनाया, रात में यूज किया। फिर एक प्रॉब्लम आया, ठंडा के समय में 7-7 दिन तक लाइट अवे नहीं करता है, हो गया दिक्कत। तो सोचा ज्यादा बना के स्टोर कर ले, बनाया भी ज्यादा, लेकिन आपको बता दूं एटीपी का स्टोरेज संभव नहीं, एटीपी हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, कोई भी लिविंग स्टोर नहीं कर सकता। अगर एटीपी स्टोर कर पाते तो मार्केट में ग्लूकोज के जगह एटीपी मिल रहा होता। हेलो, हाँ जल्दी बोलिए, हाँ बोलिए ना। जी बोल रहा हूँ। हाँ तो इधर जो मैं बता रहा था बच्चों, तो इसमें जो बताया क्या कि एटीपी और NADPH ज्यादा बना के स्टोर नहीं रख सकता, प्रॉब्लम है इसमें, स्टोरेज ही नहीं हो पाए। तो इसको तो कुछ वैसा चीज चाहिए जिसको स्टोर कर पाए, तब जाके, तब लाइट रिएक्शन तो हो ही रहा था, जो लाइट रिएक्शन में बताया था, लाइट रिएक्शन अपना करवा लिया। जब लगा कि इसको स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए, नहीं, तब जाके ये ग्लूकोज बनाया है, पहले से ग्लूकोज नहीं बना रहा था। जैसे मान लो मेरे पास अरबों रुपया हो और मैं इस रूम में ठूस ठूस के रख दूं, इतना बड़ा, ठीक, तो चोरी होने का डर है, डकैती हो जाएगा। जो गार्ड को हम रखेंगे कि देखते रहियो भाई, वही लेके निकल लेगा, अरबों का बात है। चूहा आएगा करोड़ों रुपया काट के खा जाएगा, मोदी जी जैसा कोई आ गए रातों रात वो रुपया कागज में बदल जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए उसी अरबों रुपये का मैं लैंड खरीद लूं, मॉल बना दूं बड़ा सा, तो आपको क्या लग रहा है मोदी आए कि योगी आए कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टेबल हो गया।
तो वही चीज यहाँ किया, स्टेबल चीज चाहिए था। तो स्टेबल क्या बनाएगा, तो पानी इसके अंदर था, ये क्या है इसका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, तो इसके अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर पहले से मौजूद था, प्लस वाटर में घुला हुआ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस एनर्जी को खर्च करके, जैसे अरबों रुपया है तो उसको खर्च करना पड़ेगा ना, हमको मॉल बनाना है, तो क्या बना लिया। अब समझ में आया, C6H12O6 की ग्लूकोज का प्रोडक्शन क्यों किया, ठीक। कहाँ बनाया ग्लूकोज, तो इसका प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनाया। लाइट रिएक्शन कहाँ हुआ था, इसके मेम्ब्रेन पे। तो ये जो प्रोकार्योटिक सेल है, ये सीख चुका था कैसे फोटोसिंथेसिस करना है, कैसे लाइट को कैप्चर करना है। ये बात जब बड़े भाई को मालूम चला, यूकार्योटिक सेल को, ये नहीं सीखा, क्योंकि तो स्टेबल था, ये तो स्टेबल था, तो ये सोचता था जैसा है ठीक है। लेकिन इसको पता चला कि कोई है जो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तब इसने इसको ऑफर किया, याद आ गया होगा सारा कहानी, सेल बायोलॉजी में सुनाया हुआ है। क्या ऑफर किया कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, जो काम बाहर कर रहे हो वही काम मेरे अंदर करना, बदले में जो तुम चाहोगे वो देंगे। क्यों अंदर आएगा, क्योंकि लाइट में इसको काम करना है, सन से, और यूवी लाइट भी आ रहा है, इसको लाइट चाहिए, और उसमें यूवी लाइट में ये मर जाता है बेचारा, अगर ज्यादा एक्सपोजर हो गया यूवी का, मर जा रहा था, तो इसको हो रहा था दिक्कत। और यूकार्योटिक सेल यूवी में थोड़ा बहुत इससे कह सकते हैं 1000 गुना ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि यूवी लाइट इसके डीएनए, यूवी लाइट एक्चुअली डीएनए को स्ट्राइक करता है। डीएनए यूवी जब भी आएगा ना तो डीएनए को म्यूटेट करवा देता है, थायमिन डाइमर बनाता है, डीएनए को गड़बड़ कर दिया। यूकार्योट में क्या है, इसके चारों साइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको ढेर सारा घेरे हुए रहता है। अब लाइट आएगा, अल्ट्रावायलेट, मेम्ब्रेन 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 मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर क्रोमोसोम के ऊपर प्रोटीन का पेलिकल। स्टेबिलिटी बढ़ा हुआ है इसका, लेकिन इसका स्टेबिलिटी कम था। इसको तो लाइटे में काम करना है, तो नहीं होता है कि मरता क्या ना करता। ये बोला ठीक है, हम आने के लिए तैयार है, बोल बता कैसे लेगा मेरे को अंदर, मेरे को अंदर लेगा कैसे। तो ये बोला अपना वाल हटा तुम, ये बोला अपना वाल हटा, तो मैं इसको ठीक से बना देता हूँ, थोड़ा घिच पिच हो गया है। तो प्रोकार्योटिक सेल को मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ, और यूकार्योट का न्यूक्लियस है, वो बात आपको पता है, कुछ और बात यहाँ अभी सिखाना है, फिर से कर लेते हैं। अब देखो एकदम मजा आ जाएगा। सेल बायोलॉजी अभी कनेक्ट कर दिया हम आपका। तो देखो प्रोकार्योटिक सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रोकार्योटिक सेल में याद रखेगा सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें ये सेल वाल है, और इसी पे ये क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच, जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। और ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर चुका है, इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए है प्लस 70th राइबोसोम। और इधर यूकार्योटिक सेल में आइए, यूकार्योटिक सेल में अगर हम लोग बात करें तो ये इसका बड़ा सा सेल होता है, सेल वाल हो गया, अंदर में इसका सेल मेम्ब्रेन की बात कर, तो ये आने के लिए तैयार हो गया, तो बोला इसका अपना वाल हटा, वाल हटाया, और ये भी अपना वाल हटाया। फिर बोला एक बात बता, वाल तो हटा दिए लेकिन मेरे को अंदर लेगा कैसे, तो ये बोला वो मेरा काम है, जो बोलते वो करते जा। नहीं, ये टेंशन में था कि ये मैं भी सेल तू भी सेल, मेरे को अंदर लेगा कैसे, ये भी तो प्रोकार्योटिक सेल है, उधर यूकार्योटिक सेल। तो बोला हम कैसे लेंगे, वो टेंशन छोड़, हम अपना काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर। बोला ये मेम्ब्रेन इसे अंदर धसाया, और इसको बोला तैरते तैरते आ, और यही जो तैरते तैरते यहाँ पे आया तो अपना सब कुछ लेके आएगा। वाल अपना तो बाहर छोड़ दिया, क्या क्या लेके आएगा, क्रोमेटोफोर लेके आएगा, सर्कुलर डीएनए लेके आएगा, 70th राइबोसोम लेके आएगा, अपना लिक्विड मैट्रिक्स यहाँ पे जो था वो सब लेके आएगा। और ये यूकार्योटिक सेल धीरे धीरे करके इसको पूरा इंगल्फ कर गया, पूरी तरह से इंगल्फ कर गया। बोले तो इसी को इंगल्फ करता गया ऐसे करके, इधर से भी ये करता गया, और बाहर से सेल वाल बना दिया ताकि भागे नहीं, भागने नहीं देना है, इंपॉर्टेंट है ना। ये घुस गया उसमें, सेल विद इन सेल हो गया। अब सेल के अंदर सेल, यही ऑर्गेनेली का नाम दिया गया था क्या, प्लास्टिड। और प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, हम लोग को किससे मतलब है, क्लोरोप्लास्ट, तो यही ना बना था क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास फोटोसिंथेसिस का क्षमता था। तो वैसा यूकार्योटिक सेल जो क्लोरोप्लास्ट, बोले तो ये प्रोकार्योटिक सेल को अंदर लिया,
वो सब बन गया प्लांट। फूड बनाने लगा। देखिएगा प्लांट पुड़िया होता है, जहां लगा दीजिए पूरा जिंदगी वहीं लगल रहेगा। नहीं, प्लांट पुड़िया नहीं है, जहां लगा दीजिए पूरा जिंदगी वहीं पड़ल रहेगा। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, पेट भर रहा है। अगर पेट भर जाए आपका भी मेरा भी कहीं एक जगह से, तो क्या इधर उधर लोग भटकेगा। वो तो पेट का भूख का है कि दिस दैट हम लोग करते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उस समय एनिमल तैयार नहीं हुआ था इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन यूकारियोटिक में जो तैयार हुआ ये प्लांट, वो फायदे में रह गया। घुसा लिया अंदर, अब अंदर घुसा लिया, इसको बोला बना लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर, तो किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके पास जितना बड़ा सेल था उतने के लिए ना पहले फूड बना रहा था। अगर मान लीजिए आपके घर में आप अकेले रहते हैं तो छोटा किचन है, छोटा सब चीज रखे, कम कम सब सामान रखे। लेकिन किसी का फैमिली में 100 लोग रह रहा है, तो खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा नहीं चाहिए, भट्टी चाहिए। चावल 1 किलो नहीं चाहिए, वहां 10-20 किलो चाहिए, सब चीज ज्यादा चाहिए। तो यूकारियोटिक सेल है बड़ा, तो इसको बोला ज्यादा बना। तो ज्यादा बनाने के लिए इसने क्या किया, पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। और यूकारियोट बोल रहा है और बना और बना और बना, पेटे नहीं भर रहा है यूकारियोट का। क्यों? क्योंकि यूकारियोटिक सेल इसके कंपेयर में बहुत ही बड़ा है। यूकारियोट फिर बोला कि और बना, प्रोकारियोट गुस्सा गया था, ये गुस्सा गया, ये क्लोरोप्लास्ट गुस्सा गया, बोला अब नहीं बना सकते हैं, औकात से बाहर है। अब तो कोई चीज अंदर करने में बाहर करने में भी दिक्कत होने लगा। क्यों? क्योंकि पूरे मेम्ब्रेन पे तो पिगमेंट डाल दिया। तो यूकारियोटिक सेल बोला कि प्रॉब्लम कहां आ रहा है, तो इसने बताया प्रॉब्लम ये है कि पूरा मेम्ब्रेन पे पिगमेंट मॉलिक्यूल है, अब नहीं बना सकते, मेरा मेम्ब्रेन खत्म हो गया। और आप लोग को अच्छे से पता है यूकारियोट के पास मेम्ब्रेन बनाने वाला पूरा फैक्ट्री है, पढ़ाया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोला जितना मेम्ब्रेन चाहिए ले, लेकिन और बना। तो देखिए कैसे बनाया, कैसे बनाया इसको देखो। ये सब सेल बायोलॉजी में बताया था, सारा कहानी रिपीट हो चुका है। अब देखो ये कैसे बनाया। ये बाहर का आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो अंदर घुसा था तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। नहीं, यही इनर मेम्ब्रेन है, और यही इनर मेम्ब्रेन पे क्रोमेटोफोर था। तो इसने क्या किया, मेम्ब्रेन जब इसको मिल गया तो अपने मेम्ब्रेन को अंदर घुसेर लिया। इधर भी इसको मेम्ब्रेन मिल गया तो ये अपने मेम्ब्रेन को अंदर घुसेरते चला गया। प्लस इसके पास सर्कुलर डीएनए था, तो यहां भी सर्कुलर डीएनए है। प्लस इसके पास राइबोसोम था 70S, तो आज भी है, आज भी है। और जो पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच था, तो सोचा जब मेम्ब्रेन मिल ही रहा है तो बंच को यहां डाल, पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच को यहां डाल दिया गया। पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच सब यहां आ गया, नहीं तो पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच उधर चला गया बच्चों। तो यही जो पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच ये सब जब यहां पे आ गया, तो यहीं पे क्या करने लग गया, फोटोसिंथेसिस पे ये स्टार्ट हो गया। इसका इसका क्या हो गया, सारा कहानी इसके अंदर में स्टार्ट हो गया। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल का जो बंच है इसी को तो बोलते हैं क्वांटासोम। अब इसको हटा सकते हैं, इसको हटा दूं अब, ऊपर वाला समझ में आया कैसे किए, कैसे क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, इसका जो ये था साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, इसको स्पेशल नाम दिया गया एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि बाहर में वाटर यहीं पे था, कार्बन डाइऑक्साइड इसी में था, इसीलिए एस्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा है। और लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थैलेक्वाइड पे। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे बोल सकते हैं हम लोग। कहाँ हो रहा है, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। क्यों थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे हो रहा है, क्योंकि लाइट को कैप्चर करने वाला पिगमेंट कहाँ पे मौजूद है, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे मौजूद है। तो लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे ही तो होगा, नहीं तो थैलेक्वाइड। तो इसमें कौन थैलेक्वाइड है, आप चाहो तो इसको एक को बोल सकते हो, ये क्या है, थैलेक्वाइड है। अब पूरा बंच की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा बंच यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, ग्राना। ये क्या है, 70S राइबोसोम। देखिए यूकारियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम। और ये क्या है, सर्कुलर डीएनए की बात कर रहे हैं, नहीं। प्लस क्या है कि अगर कभी कभी क्या होता है, ये दोनों को जोड़ने वाला भी बन जाता है ये ऐसे, तो इस पे भी पिगमेंट मॉलिक्यूल रहता है, तो इसको बोलता है एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड, इसका भी नाम है।
एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड की बात करते हैं। ये एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड हो जाता है और इसी पे पिगमेंट मॉलिक्यूल का ढेर सारा क्या होगा, गुच्छा, बंच। और पिगमेंट मॉलिक्यूल का जो बंच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। पिगमेंट मॉलिक्यूल के बंच को क्या नाम दिया जाएगा, क्वांटासोम। तो एगो बंच को निकालो, यही ना है पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच, देखो देखो देखो, यही ना बंच है, तो इसी का नाम क्या बोल रहे हैं, क्वांटाजोम्स। क्वांटाजोम्स। और इसी क्वांटाजोम्स के अंदर मान लो एक पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच ये वाला है, ये इसको निकाल रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम रेड से दिखा देते हैं, इस क्वांटाजोम को निकाल रहे हैं। तो ये क्वांटाजोम को अगर निकालोगे तो कहानी ऐसा होगा, देखो ये क्वांटाजोम निकाले हैं। एक काम करता हूँ, ऊपर ले रहा हूँ, सब कुछ बात ऊपर में ही बता देंगे इसी में। तो एक काम कर रहा हूँ, क्वांटाजोम को हम ऊपर ले रहे थे बच्चों। तो देखो देखो देखो, थोड़ा पतला कर लो। और ये जो रेड वाला पोर्शन है इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्वांटाजोम। और यही जो क्वांटाजोम है, क्वांटाजोम को बाहर निकाल के देख रहे हैं, बाहर, यही क्वांटाजोम को हम बाहर निकाले, देखो क्वांटाजोम है कहाँ पे है, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। लाइट रिएक्शन से रिलेटेड सारा बात इसी क्वांटाजोम के अंदर होना है, इसी क्वांटाजोम पे मौजूद होता है, इसी क्वांटाजोम पे मौजूद होगा क्या, LHC। ये जो येलो वाला पोर्शन है क्या है, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसी को हम लोग बोल रहे हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यही है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की जो बात करें, ये किससे मिलके बना है, चलो इसको देखो, 7 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए, 5 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी, बी बी नहीं, और 2 मॉलिक्यूल क्या, ल्यूटिन। ल्यूटिन क्या होता है, एसेसरी पिगमेंट, उससे मिलके बना है। अब इसी में से गौर करना, इसी में से कुछ मिलके मान लो ये तीनों मिलके कोई बना देगा PS फर्स्ट, कोई बना देगा PS सेकेंड। तो PS फर्स्ट और PS सेकेंड सब क्वांटाजोम सब मिलके बनाता है। PS फर्स्ट और PS सेकेंड किससे मिलके बनता है, क्वांटाजोम सब जब मिलेगा तो यही सब मिलके क्या बना देता है, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड की बात करते हैं। बच्चों जो लाइट आएगा, तो लाइट कहां चाहिए, लाइट कहां चाहिए आपको, फोटोसिंथेसिस करवाना है तो लाइट तो चाहिए हमको ग्रीन प्लांट पे, कहां पे चाहिए, ग्रीन प्लांट पे। ग्रीन प्लांट में भी कहां चाहिए, उसके लीफ पे। लीफ में भी कहां चाहिए, मीजोफिल सेल, याद आया, मीजोफिल सेल पे लाइट चाहिए। और इसी मीजोफिल सेल की जो बात करेंगे तो इसका सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन, इसी मीजोफिल सेल के अंदर क्या था, इसी मीजोफिल सेल के अंदर क्या था, यही ना क्लोरोप्लास्ट वाला कहानी था, जिसको बड़ा करके हम लोग देख रहे हैं यहां। सारा खेला कहां का है, प्लांट का। प्लांट में कहां का है, उसके लीफ का। लीफ में कहां का है, उसके मीजोफिल सेल का। उसके मीजोफिल सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसी का नाम है क्लोरो, यही क्लोरोप्लास्ट ना फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो लाइट तो चाहिए, कहां चाहिए, प्लांट पे। प्लांट में लाइट कहां चाहिए, उसके लीफ पे। लीफ में लाइट कहां चाहिए, मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल पे लाइट कहां चाहिए, उसके क्लोरोप्लास्ट में। प्लास्ट में कहां चाहिए,
ग्राना पे, ग्राना में कहा चाहिए, थैलेक्वाइड पे, थैलेक्वाइड में कहा चाहिए, क्वांटासोम पे, क्वांटासोम में कहा चाहिए, एलएससी पे। कम से कम यहां तक बोलना पड़ेगा। उसमें कहा चाहिए, क्लोरोफिल ए को चाहिए, क्लोरोफिल बी को चाहिए, ल्यूटिन पिगमेंट की सबको चाहिए, बोले तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड को चाहिए। आपको बता दो थैलेक्वाइड जो इस तरह से बनाया हूं गौर से देखना, गौर से देखो देखो देखो, पीएस फर्स्ट कहां होगा? अगर ये जो थैलेक्वाइड है, मैं हैंड पे बता रहा हूं, हैंड पे, ये एक थैलेक्वाइड, ये दूसरा थैलेक्वाइड, इस तरह से बंच है, तीसरा चौथा पांचवा, अब पूरे बंच को ग्राना, चलो दो को फाड़ते हैं, ये एक थैलेक्वाइड है। पीएस फर्स्ट कहां मिलेगा? इधर भी कहीं भी मिल सकता है। पीएस फर्स्ट कहां मिलेगा? कहीं भी, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे कहीं भी। लेकिन अगर पूछ दे पीएस सेकेंड कहां मिलेगा, दबा हुआ पार्ट, एप्रेस पार्ट, पीएस सेकेंड केवल इसमें होता है, दबा हुआ पार्ट। मतलब इसमें अगर हमको दिखाना पड़ जाए पीएस सेकेंड को, कहां दिखाएंगे? बताएंगे कि यहाँ भाई पीएस सेकेंड है, पीएस सेकेंड है, यहां दिखा सकते हैं एप्रेस पार्ट, इसी को बोलता है पीएस सेकेंड है। लेकिन पीएस फर्स्ट अगर दिखाना पड़ जाए तो कहां दिखाओगे? जहां मन करे वहां दिखा देंगे, सब जगह पीएस फर्स्ट। इसमें इधर साइड से दिखा देते हैं पीएस फर्स्ट है, ये सब जगह पे क्या है? पीएस फर्स्ट। अब पीएस फर्स्ट कहाँ का पार्ट है? क्वांटासोम के अंदर का पार्ट है, तो वही क्वांटासोम के अंदर का पार्ट, उसके अंदर कहाँ? एलएससी, एलएससी सब मिल के बनाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। पी बोले तो फोटो, एस बोले तो सिस्टम फर्स्ट, और पीएस सेकेंड, दो तरह का होता है। चलिए, अब जो सन लाइट आएगा, तो लाइट मैंने पिछले क्लास में बताया था दो फॉर्म में आएगा, वेव के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में, फोटोन जिसको बोलते हैं। तो फोटोन कहां गिरना चाहिए? प्लांट पे। प्लांट में भी कहां चाहिए? उसके लीफ पे चाहिए। लीफ में भी कहां चाहिए? उसके मेसोफिल सेल में चाहिए। जब तक फोटोन उसके मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट को स्ट्राइक नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट में भी कहां स्ट्राइक करना चाहिए? क्वांटासोम, या यूं कहिए कि ग्राना को, ग्राना में भी कहा थैलेक्वाइड को, थैलेक्वाइड में भी कहा क्वांटासोम को, क्वांटासोम में भी कहां स्ट्राइक होना चाहिए? पीएस फर्स्ट और सेकेंड को स्ट्राइक करना चाहिए, तभी जाके एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा। यही पीएस फर्स्ट है जो कहा क्या बनाता है? एटीपी। यही पीएस सेकेंड है जो क्या बनाएगा? एटीपी प्लस एनएडीपीएच। तो लाइट है ना, हाँ, तभी तो लाइट रिएक्शन होगा। आपको बता दूं, 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन के पास जो एनर्जी होता है, 1 मोल फोटोन, कहां लिख दूं? यहां लिख दूं, 1 मोल फोटोन, इसके पास जो एनर्जी होता है, कितना एनर्जी होता है 1 मोल फोटोन के पास? 170 से लेके 170 से लेके 300 किलो जूल का एनर्जी होता है। और हम लोग को 1 मोल एटीपी बनाना है। 1 मोल एटीपी बनाने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? मात्र 30 से 50 किलो जूल। 1 मोल फोटोन से अगर आपको एटीपी बनाना है, 1 मोल, इसके पास एनर्जी होता है मात्र 30 to 50 किलो जूल। तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल फोटोन जो यहाँ 300 किलो जूल तक का एनर्जी था, 1 मोल फोटोन मोर देन सफिशियंट है किसके लिए? 1 मोल एटीपी बनाने के लिए। बच्चों यहाँ पे जो मैंने बताया क्लोरोफिल ए और बी का जो नाम आ गया, तो आपको बता दूं फोटोसिंथेसिस में नॉर्मल प्लांट की जो बात करें, क्लोरोफिल ए दुगुना होता है किससे? क्लियर? कोई भी प्लांट में अगर देखोगे तो क्लोरोफिल ए दुगुना होता है क्लोरोफिल बी से। आपको ये भी बता दूं क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल ए क्या है? यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। मतलब अगर प्लांट है और अगर वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, चाहे वो कहीं का भी प्लांट हो, कैसा भी प्लांट हो, उसमें क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। क्लोरोफिल बी की अगर बात करें तो ये यूनिवर्सल नहीं है, लगभग यूनिवर्सल आप बोल सकते हो, लगभग यूनिवर्सल। मतलब कुछ जगह छोड़ के क्लोरोफिल बी भी होता है, ये है उसको छोड़ दीजिए तो क्लोरोफिल बी भी लगभग सब जगह होता है। ये जो क्वांटासोम बोला पिगमेंट मॉलिक्यूल का जो बंच है, तो आखिर कितना पिगमेंट का बंच है? नहीं, तो क्वांटासोम में 200 मॉलिक्यूल क्या होता है? क्लोरोफिल
प्लस प्लस 50 मॉलिक्यूल्स क्या होगा? कैरेक्टनॉइड्स। अगर कोई पूछे क्वांटासोम किससे मिलके बना है तो 250 मॉलिक्यूल है, जिसमें 200 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल, 200 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल ज्यादा है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं मेन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस का क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इसीलिए बोलते हैं कि एक क्वांटासोम की जो बात कर रहे हैं इसमें कितना मॉलिक्यूल है? 200 मॉलिक्यूल। आपको क्या चाहिए? क्लोरोफिल ही चाहिए, मात्र 50 ही चाहिए कैरेक्टनॉइड्स। क्लियर है? एक स्टेप आगे क्या दिमाग हिल रहा है सब, परत दर परत खोल रहा है। नहीं, जल्दी कर। इलायची खा लो। जल्दी करो, हो गया। समझ में आ रहा है कि उड़ गया? दिमाग में जा रहा है कि दिमाग से निकल रहा है? सबको आ रहा है? चलो, आ रहा है तो थोड़ा और बात कर। आऊं? साफ करूं? कुछ पूछ रहे थे क्या? जल्दी पूछिए अगर पूछना है तो। कर जाऊं? क्लीन। बहुत बात लिख दी एक स्लाइड। देखिए, पिगमेंट का जो अभी अभी बात की, क्वांटासोम जो बना है तो 200 मॉलिक्यूल क्या है उसमें? क्लोरोफिल है, सॉरी क्लोरोफिल है, नहीं, और 250 कैरेटनॉइड्स, 250 का लगभग बना होता है। तो आइए जरा जरा सा क्लोरोफिल ए पे बात करते हैं, क्लोरोफिल पे मतलब बात करते हैं, पिगमेंट पे। बच्चों, क्लोरोफिल ढेर तरह का होता है, तो इसीलिए फिल्स लगा देते हैं। क्लोरोफिल में दो गो क्लोरोफिल तो आपको बेहोशी में भी याद रखना है, जिसका नाम है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, इसका फार्मूला तक याद होना चाहिए। और दूसरा है क्लोरोफिल बी, फार्मूला भी याद होना चाहिए। बोर्ड पे नजर दो तो फार्मूला तुरंत याद हो जाएगा। याद है आप लोग को? मैंने बताया था फ्रेमवर्क एलिमेंट के बारे में, बायोमोलिकुल्स में फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन है? कौन फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन है? हम्म, सब निकल लिया सर, इतना तेजी में पढ़ा है कि इधर से घुसता तो है, इधर से निकल लेता नहीं। 2 ईयर का कोर्स आप करने आए हैं 3 मंथ में? नहीं, 1 ईयर का। एक साल से ऊपर का होता है 11th। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं, अगर पूछा जाए फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन है, या हमारा बॉडी जो 99% से बना है, क्या नाम था? हम लोग का बॉडी 99% क्या है? तो उसमें ये बताए थे फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन है, तो CHON, याद है? यस सर, पढ़ाया हुआ तो ये भी इसी का CHON। कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन है? आंसर भी जाएगा कौन, CHON। ठीक, लेकिन क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं तो क्या जाएगा? मैग्नीशियम इसमें भी होता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के सेंटर में होता है मैग्नीशियम। तो बस याद रखिए कौन मैग्नीशियम। इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर याद होना चाहिए। हाँ, मोबाइल नंबर, क्लोरोफिल ए का मोबाइल नंबर है 55 72 541। लगाइएगा तो क्लोरोफिल ए को लग जाएगा। ये नंबर डायल हो गया तो क्लोरोफिल ए को लग जाएगा, 55 72 541। इसका शादी है। अच्छा, बी को लगाना है ना?
तो लगा दीजिए दूसरा नंबर 55 70 641। अब लगेगा? तो दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? कौन मैग्नीशियम, उससे आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा, कौन पहले कौन बाद में। नहीं, और दूसरा याद रखने का तरीका है 55 72 541। उससे आपको याद हो जाएगा कि कौन कैसा है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O5 N4 Mg1। तो Mg1 करने का जरूरत नहीं है, Mg बोल के निकल सकते हैं। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला आता है C55H70O6 N4 और Mg1। जरा सा गौर करके देखो, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर 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 कंपेयर। चलो कंपेयर करते हैं। कार्बन दोनों में बराबर है, नाइट्रोजन दोनों में बराबर है, मैग्नीशियम भी दोनों में बराबर है, लोचा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक, हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है? क्लोरोफिल ए में। ऑक्सीजन किसमें ज्यादा है? क्लोरोफिल बी में। आपको बता दूं क्लोरोफिल ए में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम है मिथाइल ग्रुप, और बी में होता है एल्डिहाइड ग्रुप। याद रखिएगा, बड़ी पूछता है। तो देखो कार्बन कार्बन दोनों में सेम, हाइड्रोजन यहाँ एक गो वहां 3 गो, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर ज्यादा, 2 हाइड्रोजन ऊपर ज्यादा है। नीचे देखो 1 ऑक्सीजन नीचे ज्यादा। तो अगर कभी भूल जाओ कि किसमें एल्डिहाइड था किसमें मिथाइल ग्रुप था, फॉर्मूला पे थोड़ा देर सोच दीजिए, अपने पता चल जाएगा किसमें मिथाइल किसमें एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया पीएमटी में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। तो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी, वैसे क्लोरोफिल सी भी होता है, क्लोरोफिल सी, लेकिन इसका फॉर्मूला आज तक नहीं पूछा है। और क्लोरोफिल डी भी होता है, इवन क्लोरोफिल ई भी होता है। नहीं, तो ढेर सारा है, लेकिन सब कहीं ना कहीं मिलेगा। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, इसमें क्या बोला? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पिगमेंट है। नहीं, बी लगभग यूनिवर्सल है। ऑल ग्रीन प्लांट एक्सेप्ट, अभी अभी बताया था कहां को छोड़ के? ब्लू ग्रीन अलगी को छोड़ दीजिए, रेड अलगी को छोड़ दीजिए, ब्राउन अलगी को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट अलगी, या अलगा लिख देते हैं GAE। ठीक है, सी कहां मिलेगा भाई? रेड एंड ये जो मिलता है सी ब्राउन अलगी और डायटम्स में, ये कहां मिलता है? ब्राउन अलगी में एंड डायटम्स। डी कहां मिलता है? डी रेड अलगी में, लाल से लिख देता हूं। डी मिलता है रेड अलगी में, नहीं। और ई कहां मिलता है? कहां मिलेगा? एक्जेंथोफाइटा में। कहां मिलेगा? एक्जेंथो, XANTHO, एक्जेंथोफाइटिसम। इसके अलावा पिगमेंट में क्लोरोफिल को छोड़ दीजिए तो कैरोटीन सब होता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। तो आपको बता दूं बीटा कैरोटीन यूनिवर्सल है, सब जगह मिलेगा। कैरोटीन में अल्फा नोट्स में लिखा हुआ है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन क्या होता है? यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। एक्जेंथोफिल जो है, एक्जेंथोफिल 2 तरह का होता है, ल्यूटियोल और फ्यूको एक्जेंथिन। फ्यूको एक्जेंथिन मिलता है ब्राउन अलगी में, ल्यूटियोल मिलता है रेड अलगी में। और फाइकोबिलिन में एक होता है फाइकोसाइनिन, एक होता है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन मेनली मिलता है ब्लू ग्रीन अलगी में, और फाइकोइरिथ्रिन मिलता है मेनली रेड अलगी में। क्लियर? तो ये एक पिगमेंट मॉलिक्यूल के बारे में बताया, जो क्वांटासोम के अंदर जो पिगमेंट मॉलिक्यूल रहेगा उसके बारे में। ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है कितना पे काम करेगा? तो आप लोग को पिछले क्लास में बताया था, जो लाइट का स्पेक्ट्रा है उसमें 400 से लेके 700 नैनोमीटर का लाइट, इसी को क्या बोला गया था? विजिबल लाइट का रेंज, जिसको बोले थे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पार। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की बात करेंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? हाँ, लेकिन बोले थे याद रखिएगा
700 तक, क्योंकि एनसीईआरटी 700 तक लिखा। क्लियर है? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ही सब देखो, स्ट्रक्चर 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 दिखा रहे, देखो सामने आ जाएगा। आया? ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, नीचे नीचे वाला क्या क्या है? ये हेड, हाँ इसमें होता है। कहाँ गया भाई? तो ये जो है क्लोरोफिल का, जो हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो ये जो है ये हेड कहलाता है, और ये कहलाता है फाइटोल टेल। हेड जो होता है पोलर होता है, टेल नॉन पोलर है। हेड के सेंटर में होता है मैग्नीशियम आयन, आयन Mg++ के फॉर्म में, याद रखिएगा। बड़ी पूछता है हेड के सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम आयन। क्लोरोफिल के बारे में बताएं। तो क्लोरोफिल, ये सब पिगमेंट, इस सब के बारे में हम लोग बता दिए। अब अगला है कि बैटरी कैसे बनेगा, मतलब बोले तो पीएस फर्स्ट कैसे काम करेगा, बोले तो पीएस सेकेंड कैसे काम करेगा। लाइट रिएक्शन से रिलेटेड ही बात है, और उसी में फिर बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का और जेड स्ट्रीम, इन सब के बारे में। सिर्फ एक टर्म और बता देता हूं, जब इतना बता ही दिया तो एक टर्म और बता देते। टाइम है थोड़ा देर, चलिए थोड़ा सा एक टर्म और बता रहे हैं। एक टर्म आपको आना चाहिए, टर्म है फास्फोराइलेशन। टर्म क्या है? फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? कहीं भी लिखा रहे, इसका मतलब है प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना, और ये पूरे दुनिया में तीन ही तरीके से होता है। ये तीन ही तरीके से होता है। कौन सा तीन तरह है? अगर लाइट के प्रेजेंस में हो, लाइट के प्रेजेंस में फास्फोराइलेशन हो, तो इसी को बोलते हैं फोटो, फोटो मतलब लाइट, फास्फोराइलेशन। लाइट के प्रेजेंस में हो तो क्या कहलाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के कारण एटीपी बने, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और अगर सबस्ट्रेट टूट के एटीपी दे, तो उसको बोला जाता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब गौर करो, फोटो फास्फोराइलेशन, फोटो मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी, एटीपी खुद एनर्जी है, एटीपी खुद एनर्जी है। पिछले क्लास में बताया था न्यूक्लियोटाइड होता है, जितना भी न्यूक्लियोटाइड है सब एनर्जी है। एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, यूटीपी। याद आया कल, कल वाला क्लास नहीं, पिछला। खैर, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो बात कर रहे हैं, तो लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का बनना। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में। तो लाइट को कैप्चर कौन करेगा? तो ये कहां पे होगा? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी कहां होगा? थैलेकोइड में। थैलेकोइड के मेम्ब्रेन पे क्वांटासोम में। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होगा? क्वांटासोम में, एलएससी में। एलएससी के अंदर का पीएस फर्स्ट, और मतलब फोटो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां? थैलेकोइड। थैलेकोइड के अंदर कहां? क्वांटासोम। क्वांटासोम के अंदर कहां? पीएस फर्स्ट एन। नहीं होना है फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब प्लांट में होना है। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होना है? प्लांट में होना है। अब इसी में जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहां होगा वहां होगा। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां? इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में भी कहां? जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे।
नहीं तो अभी हिलने लग जाओगे। सब स्टेट लेवल फास्फोराइलेशन कहीं भी हो सकता है, नहीं कहीं भी हो सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मे बी कहाँ, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म, नहीं कहीं भी हो सकता है, ETC बहुत जगह होता है। तो फोटो देखो, सबसे ज्यादा जो एटीपी बनता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से, इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ना कि क्लोरोप्लास्ट को। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कि सबसे ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन वही करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से बनता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे फोटोफास्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और जहां फोटोफास्फोराइलेशन की बात आ गई तो क्लोरोप्लास्ट पे बात करेंगे, थैलेक्वाइड पे बात होगा, क्वांटाजोम पे बात होगा, और उसी में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में बात करेंगे। पीएस फर्स्ट में मात्र 2 एटीपी बनता है और पीएस सेकंड में 1 एटीपी बनता है, 1 ATP। अगले क्लास में बाकी बात करेंगे।